पाकिस्तान और चीन जैसे दुश्मनों की वजह से भारत टू फ्रंट वॉर में मुब्तला है और इसके लिए बहुत ज़रूरी था कि हम अपने एयर डिफेंस सिस्टम को मजबूत करें। हमारी आईसीबीएम, बैलिस्टिक मिसाइल, क्रूज मिसाइल जो हैं, चाहे वो हम अग्नि की बात करें, त्रिशूल की बात करें, ब्रह्मोस की बात करें, इन तमाम मिसाइलों के आने के बाद डीआरडीओ अब आगे भी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहा है, जिसके बाद हमारी जो बैलिस्टिक मिसाइलों की खेप है वो और ज़्यादा बड़ी हो जाएगी। यानी हम अपने एयर डिफेंस सिस्टम को और मजबूत कर पाएंगे। अगर कोई हवाई हमला होता है तो उससे मुकाबले के लिए ये तमाम जो रॉकेट्स हैं, मिसाइल्स काम आएंगी। रिपोर्ट देखिए। भारत की बैलिस्टिक मिसाइल शक्ति, धरती से महाद्वीपों तक भारत की रणनीतिक मारक क्षमता। अब तक आपने देखा भारत के आधुनिक फाइटर जेट्स जो दुश्मन के हवाई क्षेत्र में घुसकर सटीक हमला करने की क्षमता रखते हैं, लेकिन किसी भी सैन्य महाशक्ति की असली ताकत सिर्फ उसके लड़ाकू विमानों से नहीं बल्कि उसकी रणनीतिक मिसाइल क्षमता से भी तय होती है। आज दुनिया में वही देश सबसे मजबूत माने जाते हैं जिनके पास लंबी दूरी तक सटीक हमला करने वाली बैलिस्टिक मिसाइलें, समुद्र से परमाणु जवाब देने की क्षमता और विश्वसनीय परमाणु प्रतिरोधक शक्ति मौजूद हो। भारत भी इसी दिशा में लगातार आगे बढ़ रहा है। अग्नि मिसाइल श्रृंखला से लेकर समुद्र की गहराई से लॉन्च होने वाली के सीरीज तक भारत अपनी रणनीतिक ताकत को नई ऊंचाइयों पर ले जा रहा है। इसी बीच 6 अगस्त 2026 को भारत ने ओडिशा के चांदीपुर से अग्नि 4 बैलिस्टिक मिसाइल का एक और सफल परीक्षण किया है, जिसने एक बार फिर भारत की मिसाइल क्षमता पर दुनिया का ध्यान खींचा है। वहीं भविष्य की सबसे चर्चित मिसाइल अग्नि 6 को लेकर भी लगातार चर्चाएं तेज हैं। आखिर भारत का मिसाइल कार्यक्रम कहां तक पहुंच चुका है, बैलिस्टिक मिसाइल क्यों इतनी महत्वपूर्ण है और भविष्य की रणनीति क्या है? सबसे पहले समझते हैं बैलिस्टिक मिसाइल क्या होती है। बैलिस्टिक मिसाइल यानी ऐसी मिसाइल जो रॉकेट इंजन की मदद से बेहद ऊंचाई तक जाती है, फिर गुरुत्वाकर्षण के सहारे अत्यधिक गति से अपने लक्ष्य की ओर लौटती है। यही वजह है कि ये मिसाइल हजारों किलोमीटर दूर बैठे दुश्मन को भी कुछ ही मिनटों में निशाना बना सकती है। युद्ध के समय ऐसी मिसाइलें किसी देश की सबसे बड़ी रणनीतिक ताकत मानी जाती है। बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइल में अंतर। क्रूज मिसाइल और बैलिस्टिक मिसाइल दोनों अलग अलग प्रकार के हथियार हैं। क्रूज मिसाइल कम ऊंचाई पर उड़ती है और लगातार इंजन की मदद से दिशा बदल सकती है और रडार से बचने की कोशिश करती है, जबकि बैलिस्टिक मिसाइल पहले अंतरिक्ष की ओर जाती है, फिर अत्यधिक गति से लक्ष्य पर गिरती है। इसी कारण लंबी दूरी और परमाणु गतिरोध क्षमता के लिए बैलिस्टिक मिसाइलों को सबसे प्रभावी माना जाता है। भारत का मिसाइल प्रोग्राम। भारत की आधुनिक मिसाइल यात्रा वर्ष 1983 में शुरू हुई। इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम यानी IGMDP से शुरू हुई। इस कार्यक्रम के तहत पृथ्वी, त्रिशूल, आकाश, नाग और अग्नि जैसे मिसाइलों का विकास हुआ। यही कार्यक्रम आगे चलकर भारत की रणनीतिक मिसाइल शक्ति की मजबूत नींव बना। अग्नि श्रृंखला अग्नि 1 से लेकर अग्नि 5 तक भारत लगातार अपनी मारक क्षमता बढ़ाता गया। अग्नि 1 की रेंज करीब 700 किलोमीटर, अग्नि 2 लगभग 2000 किलोमीटर, अग्नि 3 करीब 3000 किलोमीटर, अग्नि 4 लगभग 3500 से 4000 किलोमीटर और अग्नि 5 5000 किलोमीटर से अधिक दूरी तक मार करने में सक्षम मानी जाती है। हर नई मिसाइल के साथ भारत की रणनीतिक पहुंच और प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ती गई है। इसी मिसाइल श्रृंखला में 6 अगस्त 2026 यानी कल भारत ने ओडिशा के इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज चांदीपुर से अग्नि 4 बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया। यह परीक्षण स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड की निगरानी में किया गया। परीक्षण के दौरान मिसाइल के सभी ऑपरेशनल और तकनीकी मानकों का सफल सत्यापन हुआ। करीब 3000 से 4000 किलोमीटर की मारक क्षमता वाली अग्नि 4 भारत की मध्यम से लंबी दूरी की परमाणु सक्षम बैलिस्टिक मिसाइल है। यह परीक्षण इस बात का संकेत है कि भारत केवल नई मिसाइलों को विकसित नहीं कर रहा, बल्कि अपनी मौजूदा रणनीतिक मिसाइलें प्रणाली की विश्वसनीयता भी लगातार मजबूत कर रहा है। अब नजर अग्नि 6 पर, लेकिन अब सबसे ज्यादा चर्चा अग्नि 6 को लेकर है। हालांकि भारत सरकार और DRDO ने इसकी आधिकारिक तकनीकी जानकारी सार्वजनिक नहीं की है।
लेकिन रक्षा विशेषज्ञ और विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्टों के अनुसार इसे भारत की अगली पीढ़ी की इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल यानी ICBM के रूप में विकसित किया जा रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अग्नि 6 की संभावित रेंज 8,000 से 12,000 किलोमीटर तक हो सकती है। लगभग 3 टन तक का पेलोड ले जाने में सक्षम हो सकती है। साथ ही इसमें MIRV यानी मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल तकनीक भी शामिल हो सकती है, यानी एक मिसाइल और कई अलग अलग लक्ष्य। हालांकि इन सभी क्षमताओं की आधिकारिक पुष्टि अभी नहीं हुई है। के सीरीज लेकिन भारत की रणनीतिक ताकत सिर्फ जमीन तक सीमित नहीं है। समुद्र की गहराई में भी भारत अपनी परमाणु शक्ति लगातार मजबूत कर रहा है। यहीं से शुरू होती है के सीरीज मिसाइलों की कहानी। के सीरीज पनडुब्बियों से लॉन्च होने वाली बैलिस्टिक मिसाइलें हैं। इनका सबसे बड़ा उद्देश्य है, अगर दुश्मन पहले हमला भी कर दे तो भारत समुद्र के भीतर से जवाब देने में सक्षम रहे। इसी क्षमता को कहा जाता है सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी और यहाँ किसी भी परमाणु शक्ति की सबसे मजबूत सुरक्षा मानी जाती है। भारत की के सीरीज K-15, K-4, K-5, K-6 भारत की पहली SLBM K-15 जिसकी रेंज लगभग 750 किलोमीटर है। इसके बाद आई K-4 जिसकी रेंज करीब 3500 किलोमीटर मानी जाती है और इसके कई सफल परीक्षण हो चुके हैं। अब चर्चा K-5 और K-6 की है। रिपोर्ट्स के मुताबिक K-5 की संभावित रेंज लगभग 5000 किलोमीटर जबकि K-6 की संभावित रेंज 6000 किलोमीटर या उससे अधिक हो सकती है। K-6 में भी MIRV तकनीक शामिल होने की संभावना जताई जाती है। ड्रोन जंगी लड़ाई का एक बहुत बड़ा हिस्सा बन गए हैं। चाहे वो नेवी हो, एयरफोर्स हो या आर्मी हो, ये सभी सेनाएं ड्रोन्स का इस्तेमाल करती हैं सर्विलांस के लिए, सरहद की निगहबानी के लिए। और अगर कभी ऐसी सिचुएशन बनती है कि कुछ इलाकों में सेना या आर्मी या नेवी के लोग नहीं जा पाते हैं तो ड्रोन के जरिए वहां पर हमले किए जाते हैं। ये ड्रोन सिर्फ सर्विलांस नहीं करते बल्कि दुश्मन के टारगेट्स को धमाके के साथ खत्म करने का मादा भी रखते हैं। इसके अलावा नेवी ने वाटर ड्रोन्स बनाए हैं जिनके जरिए हम समंदर के अंदर की निगरानी कर सकते हैं। ये रिपोर्ट देखिए और समझिए कैसे ड्रोन अब मॉडर्न वॉरफेयर का अहम हिस्सा बन गए हैं। ड्रोन वॉरफेयर में भारत की बड़ी छलांग। आसमान में भारत की नई ताकत ड्रोन वॉरफेयर। निशांत से घातक तक भारत की ड्रोन क्षमता। सोचिए, जिस AI का इस्तेमाल आप आज अपने मोबाइल में करते हैं, वही तकनीक जब आसमान में देश की सुरक्षा की जिम्मेदारी संभालने लगे तो क्या ये किसी हैरानी की बात नहीं, क्योंकि तकनीक आज उस मुकाम पर पहुंच चुकी है जहां संभव लगने वाली चीजें भी हकीकत बन रही हैं। आजादी के 80 साल के इस सफर में हम लगातार आपको भारत की बढ़ती रक्षा शक्ति और देश को और मजबूत बनाने वाली परियोजनाओं के बारे में बता रहे हैं। लेकिन एक मजबूत युद्ध नीति सिर्फ हथियारों की ताकत पर निर्भर नहीं करती, बल्कि हर दिशा में अपनी क्षमता मजबूत रखने पर जोर देती है। साम दाम दंड भेद की नीति हो या आधुनिक युद्ध की रणनीति, आज सिर्फ फाइटर जेट्स, बैलिस्टिक मिसाइल, क्रूज मिसाइल और सोल्जर 2.0 काफी नहीं है। बदलती तकनीक के साथ अपनी युद्ध क्षमता को भी लगातार अपग्रेड करना बेहद जरूरी है, क्योंकि खतरा किसी भी दिशा से आ सकता है और उसका जवाब देने के लिए ऐसी तकनीक चाहिए जो दुश्मन को दूर से देख सके, उसकी गतिविधियों को समझ सके, टारगेट को पहचान सके और जरूरत पड़ने पर सटीक वार भी कर सके। और इसी बदलती युद्ध रणनीति का हिस्सा बन रहा है भारत का अनमैन्ड ड्रोन सिस्टम। ये ड्रोन सिर्फ आसमान में निगरानी करने वाली मशीन नहीं, बल्कि आने वाले समय में AI और ऑटोनॉमस टेक्नोलॉजी के दम पर खुद फैसले लेने की क्षमता रखने वाला युद्ध प्लेटफॉर्म्स बन सकते हैं। तो आखिर भारत के ड्रोन कितने सक्षम हैं और भविष्य की जंग में इनकी भूमिका कितनी बड़ी होने वाली है? अमेरिका, इजराइल, चीन, तुर्की, रूस और ईरान सभी ने ड्रोन टेक्नोलॉजी को युद्ध का अहम हथियार बना दिया है। अब भारत भी तेजी से इस दिशा में आगे बढ़ रहा है। यूक्रेन रूस युद्ध हो, इजराइल हमास संघर्ष हो या फिर मध्य पूर्व का कोई और मोर्चा, हर जगह ड्रोन ने युद्ध की तस्वीर बदल दी है। अमेरिका का MQ-9 रिपर, इजराइल का हेरॉन हारोप, तुर्की का बैरक्तार TB2, चीन का विंगलुंग, रूस का ओरियन और ईरान का शहीद। कहीं ये निगरानी कर रहे हैं तो टारगेट की पहचान कहीं कर रहे हैं तो कहीं सीधे हमला।
इनकी सबसे बड़ी ताकत है कम लागत, कम जोखिम और लंबे समय तक ऑपरेशन की क्षमता। लेकिन अब भारत भी इस तकनीकी दौड़ में तेजी से अपनी जगह बना रहा है। भारत की सबसे महत्वाकांक्षी अनमैन्ड कॉम्बैट परियोजनाओं में शामिल है घातक यूसीएवी यानी अनमैन्ड कॉम्बैट एरियल व्हीकल। डीआरडीओ का यह प्रोजेक्ट स्टील्थ टेक्नोलॉजी पर आधारित एक लड़ाकू ड्रोन के रूप में विकसित किया जा रहा है, जो दुश्मन की रडार पकड़ से बचते हुए उसके इलाके में गहराई से जाकर हमला करने की क्षमता रखेगा। यानी भविष्य में भारतीय वायुसेना के पास ऐसा अनमैन्ड कॉम्बैट प्लेटफॉर्म होगा जिसे उड़ान के लिए कॉकपिट में पायलट की जरूरत नहीं होगी, लेकिन दुश्मन के इलाके में जाकर सटीक हमला करने की क्षमता होगी। लेकिन कॉम्बैट ड्रोन तक पहुंचने से पहले भारत ने सर्विलांस और रिकॉनिसेंस के क्षेत्र में लंबा सफर भी तय कर लिया है। डीआरडीओ का निशांत भारत के शुरुआती स्वदेशी सर्विलांस ड्रोन्स में शामिल था, जिसे निगरानी और खुफिया जानकारी जुटाने के लिए विकसित किया गया था। इसके बाद आया रुस्तम प्रोग्राम, जिसने भारत में मीडियम एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस यानी मेल कैटेगरी के ड्रोन विकसित करने की नींव तैयार की और इसी कार्यक्रम से आगे बढ़कर के टॉपर्स जैसे प्लेटफॉर्म सामने आए, जिन्हें लंबे समय तक हवा में रह करके इंटेलिजेंस, सर्विलांस एंड रिकॉनिसेंस यानी कि आईएसआर मिशनों को मजबूत करने के लिए विकसित किया गया है। वहीं लक्ष्य की भूमिका बिल्कुल अलग है। ये एक पायलटलेस टारगेट एयरक्राफ्ट है, जिसका इस्तेमाल मिसाइलों, रडार, एयर डिफेंस सिस्टम की टेस्टिंग और ट्रेनिंग के लिए किया जाता है। यानी निशान से टापस तक भारत ने पहले दुश्मन को देखने और समझने की क्षमता बनाई और अब घातक जैसे प्लेटफॉर्म के जरिए उसी क्षमता को कॉम्बैट मिशन तक ले जाने की तैयारी है। भारत ने सिर्फ स्वदेशी प्लेटफॉर्म पर भरोसा नहीं किया, बल्कि विदेशी तकनीक को भी अपनी सर्विलेंस क्षमता का हिस्सा बनाया। IAI सर्जर लंबे समय से भारतीय सशस्त्र बलों के निगरानी और खुफिया मिशनों में इस्तेमाल होता रहा है। इसके बाद IAI हेरॉन ने लंबी दूरी और ज्यादा समय तक हवा में रहने की क्षमता के साथ भारत की सर्विलांस क्षमता को और मजबूत किया और अब भारत के अनमैन्ड फ्लीट में एक बेहद अहम नाम है, MQ-9B। MQ-9B एक लॉन्ग एंड्योरेंस ड्रोन है जो लंबे समय तक हवा में रह करके लगातार निगरानी कर सकता है। समुद्री इलाके से लेकर के संवेदनशील सीमाई क्षेत्रों तक इसकी क्षमता भारत की इंटेलिजेंस, सर्विलांस एंड रिकॉनिसेंस यानी ISR क्षमता को और मजबूत कर सकती है। अगर आप कश्मीर बॉर्डर को छोड़ दें तो राजस्थान का बॉर्डर जो इलाका है वो बहुत ज़्यादा खतरनाक टेरेन है और यहाँ पर जो टैंक्स हैं उनकी भूमिका बहुत अहम हो जाती है। T-90 और अर्जुन जैसे जो टैंक हैं वो फील्ड कॉम्बैट के लिए सबसे मुफीद हैं और इसीलिए अगर आप देखेंगे इंडियन आर्मी की डिप्लॉयमेंट का अगर आप प्रारूप देखें तो ज़्यादातर जो टैंक्स हैं वो राजस्थान बॉर्डर पर डिप्लॉय किए गए हैं, क्योंकि वहाँ पर जो सिचुएशंस है उन सिचुएशन में टैंक्स बहुत कारगर है। क्योंकि अगर आप लेह लद्दाख के टेरेन की बात करें, करगिल की बात करें तो वहाँ पर टैंक्स को मूव करना बहुत मुश्किल होता है। अगर आप पश्चिमी बॉर्डर पर आएँ, गुजरात की बात करें, रन ऑफ कच्छ की बात करें तो वहाँ पर भी टैंक्स की मूवमेंट नहीं हो सकती, क्योंकि वो बहुत पानी वाला इलाका है, छिछला इलाका है, बहुत सारा वहाँ पर कीचड़ होता है। लेकिन समंदर और पानी की निगरानी अगर देखें, एयरफोर्स को अगर देखें, उसके अलावा राजस्थान बॉर्डर पूरा T-90 टैंक से उसकी सुरक्षा की जा रही है। जरा इस रिपोर्ट के जरिए देखिए और समझिए कैसे जो हमारी खेप है टैंक्स की वो किस तरह से सरहद की निगरानी कर रही है। जंग के मैदान में जब लोहे के पहिए खुद चलकर अपनी फायरिंग पोजीशन बदल सकती है, इसकी सबसे बड़ी ताकत है फायर पावर के साथ मोबिलिटी, यानी तेजी से पोजीशन पर पहुंचना, फायर करना और जरूरत पड़ने पर अपनी जगह बदल लेना। K9 वज्र भारतीय सेना की डिफेंस स्टाफ सीडीएस साहब ने ये बात कही थी कि अब जो युद्ध हो रहा है वो साइबर वॉरफेयर है, यानी जमीनी लड़ाई, हवाई लड़ाई और समंदर की लड़ाई से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि साइबर वॉरफेयर में अपने आप को बेहतर करने की ज़रूरत है। AI ड्रिवन जो टेक्नोलॉजी है वॉर की, वो इस वक्त बहुत कामयाब और बहुत काम आ रही है। ज़रा रिपोर्ट देखिए और समझिए कैसे इंडियन आर्मी, नेवी और एयरफोर्स अब AI वॉरफेयर के जरिए दुश्मनों को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है। आधुनिक युद्ध में इंफॉर्मेशन खुद एक हथियार बन चुका है, क्योंकि सही समय पर मिली सही जानकारी हजारों किलोमीटर दूर बैठे कमांडर को सेकंड में फैसला लेने की ताकत दे सकती है। इस जानकारी को जुटाने के लिए भारत की क्षमताएं कई स्तरों पर काम करती हैं। आसमान में एयरबोर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल प्लेटफॉर्म, इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रम में ELINT और SIGINT और अंतरिक्ष में ISR यानी कि इंटेलिजेंस, सर्विलांस एंड रिकॉनिसेंस की क्षमताएं, एयरबोर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल। सबसे पहले बात उस प्लेटफॉर्म की जिसे अक्सर आइस
इन द स्काई यानी आसमान की आंख कहा जाता है। AEMC भारत का स्वदेशी DRDO नेत्र AEW&C इसी भूमिका में काम करता है। नेत्रा को ब्राजील के एम्ब्रेयर EMB 145 एयरक्राफ्ट प्लेटफॉर्म पर विकसित किया गया है, लेकिन इसकी असली ताकत विमान के आकार में नहीं बल्कि इसके सेंसर और रडार सिस्टम में छिपी है। ऊंचाई पर उड़ता यह प्लेटफॉर्म आसपास के हवाई क्षेत्र पर नजर रख सकता है, एयरक्राफ्ट को डिटेक्ट और ट्रैक कर सकता है और युद्ध क्षेत्र की हवाई तस्वीर को कमांडर्स तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यानी जमीन पर मौजूद रडार से अलग यहाँ रडार खुद आसमान में उड़ रहा है और जब निगरानी करने वाला सेंसर ही हजारों फीट ऊपर पहुंच जाता है तो उसकी नजर का दायरा भी बढ़ जाता है। DRDO के मुताबिक नेत्रा एयरबोर्न और समुद्री सतह के टारगेट्स के साथ साथ हॉस्टाइल इलेक्ट्रॉनिक एमिशंस का पता लगाने और उनकी जानकारी को एयरक्राफ्ट पर मौजूद ऑपरेटर्स और ग्राउंड स्टेशन तक पहुंचाने में सक्षम है। लेकिन नेत्रा की भूमिका सिर्फ दुश्मन को देखने तक सीमित नहीं, ये एक अलग अलग सेंसर से मिलने वाली जानकारी को एक साथ लाकर एक व्यापक एयर सिचुएशन पिक्चर तैयार करने में मदद करता है। यानी कमांडर को सिर्फ ये नहीं बताया जाता कि वो एक विमान है, बल्कि उपलब्ध डेटा के आधार पर पूरे हवाई क्षेत्र की तस्वीर तैयार की जाती है। और यही वजह है कि AEW&C प्लेटफॉर्म को आधुनिक एयर वॉरफेयर में एक बेहद महत्वपूर्ण फ्लाइंग कमांड एंड कंट्रोल सेंटर माना जाता है। और साल 2026 में नेत्रा ने अपनी ऑपरेशन यात्रा में एक अहम पड़ाव पार किया। 25 जून 2026 को स्वदेशी नेत्रा AEW&C को फाइनल ऑपरेशनल क्लियरेंस क्षमता यानी FOC मिला, यानी भारत की स्वदेशी एयरबोर्न अर्ली वार्निंग और कंट्रोल क्षमता अब एक और महत्वपूर्ण ऑपरेशनल स्टेज तक पहुंच चुकी है। लेकिन दुश्मनों को देखने के लिए हमेशा उसे आंखों से देखना जरूरी नहीं होता। कई बार दुश्मन दिखाई नहीं देता, लेकिन उसका सिग्नल उसकी मौजूदगी का सुराग दे देता है और यहीं से शुरू होती है एलिंट इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस। एलिंट का मतलब है दुश्मन के इलेक्ट्रॉनिक एमिशन से इंटेलिजेंस हासिल करना। मतलब दुश्मन का रडार कब एक्टिव हुआ, किस तरह का इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल निकल रहा है, उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, उसकी इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर कैसी है और उसके एयर डिफेंस नेटवर्क में कौन कौन से सिस्टम सक्रिय हो सकते हैं। इन संकेतों को डिटेक्ट और एनालाइज करके दुश्मन की इलेक्ट्रॉनिक क्षमता और उसके डिफेंस नेटवर्क के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी जुटाई जा सकती है। यानी दुश्मन का रडार हमें दिखाई नहीं देता, लेकिन उसका इलेक्ट्रॉनिक फुटप्रिंट उसकी मौजूदगी का सुराग दे सकता है। युद्ध में यही छोटी छोटी जानकारियां बड़ी तस्वीर तैयार करती हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस का दायरा सिर्फ रडार तक सीमित नहीं है। इसके साथ आता है सिग्नेट सिग्नल्स इंटेलिजेंस। सिग्नेट एक व्यापक इंटेलिजेंस कैटेगरी है जिसमें अलग अलग तरह के सिग्नल्स और कम्युनिकेशन से जानकारी हासिल और एनालाइज की जाती है। किसी कम्युनिकेशन नेटवर्क की एक्टिविटी, किसी रेडियो सिस्टम का एमिशन, किसी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम का पैटर्न या किसी सिग्नल की गतिविधि, इन सब का विश्लेषण सैन्य खुफिया जानकारी तैयार करने में मदद कर सकता है। यानी आधुनिक युद्ध में सवाल सिर्फ ये नहीं कि दुश्मन कहाँ, यानी सवाल ये भी है कि दुश्मन क्या ट्रांसमिट कर रहा है, उसका इलेक्ट्रॉनिक फुटप्रिंट क्या बता रहा है और उसकी इलेक्ट्रॉनिक गतिविधियों से उसकी क्षमता और तैनाती के बारे में क्या पता चल सकता है। और अब इस पूरी तस्वीर को आसमान से उठाकर अंतरिक्ष तक ले जाइए, क्योंकि आज स्पेस सिर्फ कम्युनिकेशन या मौसम की जानकारी का माध्यम नहीं है, बल्कि मिलिट्री, ISR, इंटेलिजेंस, सर्वेलांस एंड रिकॉग्निसेंस का महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुका है। भारत के रिसेट रडार इमेजिंग सैटेलाइट, भारत की रिसेट रडार इमेजिंग सैटेलाइट जैसे उपग्रह इसी दिशा में महत्वपूर्ण क्षमता प्रदान करते हैं। रडार आधारित अर्थ ऑब्जर्वेशन की खासियत ये है कि जहां ऑप्टिकल कैमरों की रोशनी और बादलों जैसी परिस्थितियां प्रभावित कर सकता है, वहीं रडार में सेंसर दिन और रात काम कर सकते हैं और बादलों के बीच से भी पृथ्वी की सतह के बारे में उपयोगी जानकारी हासिल कर सकते हैं। यानी अंधेरा हो, बादल हो, फिर भी निगरानी की क्षमता बनी रह सकती है। और सैन्य दृष्टि से ये किसी भी संवेदनशील क्षेत्र की लगातार निगरानी के लिए बेहद महत्वपूर्ण एडवांटेज है। हाई एल्टीट्यूड प्लेटफॉर्म सिस्टम्स। लेकिन अब अगली पीढ़ी की तरफ बढ़िए। प्यूस्डो सैटेलाइट्स यानी एक हाई एल्टीट्यूड प्लेटफॉर्म सिस्टम। नाम भले ही सैटेलाइट जैसा हो, लेकिन ये पारंपरिक सैटेलाइट नहीं होते। ये ऐसे मानव रहित हाई एल्टीट्यूड प्लेटफॉर्म्स की अवधारणा है जो लंबे समय तक बहुत ऊंचाई पर एक क्षेत्र के ऊपर बने रह सकते हैं। इन पर निगरानी, कम्युनिकेशन और दूसरे सेंसर
पेलोड्स लगाए जा सकते हैं और इन्हें आप एयरक्राफ्ट और सैटेलाइट के बीच की एक नई टेक्नोलॉजिकल लेयर के तौर पर समझ सकते हैं। एक पारंपरिक सैटेलाइट बहुत बड़े इलाके पर नजर रख सकता है, लेकिन हाई एल्टीट्यूड प्लेटफॉर्म किसी खास क्षेत्र के ऊपर लंबे समय तक मौजूद रह करके परसिस्टेंट सर्विलांस या कम्युनिकेशन सपोर्ट दे सकता है। यानी जहां सैटेलाइट ऊपर से गुजरता है वहीं प्यूसडो सैटेलाइट जैसी अवधारणाएं किसी इलाके के ऊपर ज्यादा देर तक टिके रहने की क्षमता देने का लक्ष्य रखती हैं। अब इन सभी क्षमताओं को एक साथ समझिए। आसमान में AEW&C, इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रम में एलिंट और सिग्नेट और अंतरिक्ष में ISR सैटेलाइट्स, इन सभी स्रोतों से आने वाला डेटा जब एक नेटवर्क में जुड़ता है तो कमांडर के सामने सिर्फ एक रडार स्क्रीन नहीं रहती, बल्कि पूरे युद्ध क्षेत्र की एक इंटीग्रेटेड इंटेलिजेंस पिक्चर तैयार होती है। कहाँ दुश्मन की गतिविधि है, कहाँ उसका एयर डिफेंस एक्टिव हो सकता है, कहाँ इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल मिल रहे हैं और जमीन पर किस इलाके में निगरानी की जरूरत है। इन सब को जोड़कर कमांडर को तेजी से फैसला लेने में मदद मिल सकती है। यही वजह है कि आधुनिक युद्ध अब सिर्फ टैंक बनाम टैंक, फाइटर बनाम फाइटर या मिसाइल बनाम मिसाइल नहीं रह गया है। अब लड़ाई डेटा की भी है, स्पेक्ट्रम की भी है, सिग्नल्स की भी है और इंटेलिजेंस की भी है। जिस सेना के पास ज्यादा तेज सेंसर होंगे, जो ज्यादा दूर तक देख सकेगी, जो दुश्मन के इलेक्ट्रॉनिक फुटप्रिंट्स को जल्दी समझ सकेगी और जो इस डेटा को सबसे तेजी से सैन्य फैसले में बदल सकेगी, उसे युद्ध क्षेत्र में महत्वपूर्ण बढ़त मिल सकती है। यानी आने वाले युद्ध में ताकत सिर्फ उस देश की नहीं होगी जिसके पास ज्यादा मिसाइलें हों, बल्कि उस देश की भी होगी जो दुश्मन को सबसे पहले देख सके, उसके सिग्नल्स को सबसे पहले समझ सके, उसकी इलेक्ट्रॉनिक गतिविधियों को बढ़ सके और उस जानकारी को सबसे तेजी से फैसले में बदल सके। क्योंकि जंग में पहली गोली चलाने से पहली नजर डालना जरूरी है और आधुनिक युद्ध में जो पहले देखता है वही अक्सर पहले फैसला करता है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।